तो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 34 में, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है ग्राफ का। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। दो इक्वेशन दे रखे हैं आपके पास, 2x + y = 8 एंड x + y = 5। ओके। और इसका हमको ग्राफ बनाना है। तो एक्चुअल में क्या, अगर आपको एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है तो अ, कम से कम आप क्या करना, उनको पहले से सॉल्व कर देना। ठीक है ना। अगर आप एडवांस में सॉल्व कर देते हैं तो ग्राफ हो जाता है इजी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पहला इक्वेशन है 2x + y = 8, x + y = 5। अगर आप इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं तो इन दोनों को कर दीजिए माइनस। ये सब काम रफ में करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ? बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर आप माइनस करेंगे तो नीचे के साइन अपोजिट हो जाएंगे, और इसकी वजह से ये y - 5 0 हो जाएगा। 2x - x x, 8 - 5 3। ओके। नाउ ये x = 3 क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ कोई स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये काम आप रफ में कर रहे हैं। और x की वैल्यू पुट कर दी आप इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से y = 5 - 3, y = आ गया 2। तो ये एडवांस में सॉल्व करने की वजह से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। नाउ पहला इक्वेशन 2x + y = 8। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा डब्बा बनाना है। 3 वैल्यूज लेना है बस, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। x y ले लेना है। और एक वैल्यू तो हम लोग ले चुके हैं, x = 3 और y = 2। बाकी हम वैल्यूज ले सकते हैं। अब देखिए, आप अगर 0 पुट करते हैं किसमें, इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2 × 0 + y = 8। 2 0 = 0, तो y = 8 हो जाएगा। तो x = 0 लेने पे y आपको आ रहा है 8। ऐसे ही आप x = 1 ले लीजिए। तो x की जगह 1 पुट करिए, प्लस y = 8। 2 × 1 = 2 प्लस y = 8। यहाँ से y = आ जाएगा आपको 8 - 2, y = आ गया 6। तो x = 1 लेने पे आपको मिल रहा है y = 6। तो यहाँ 1 और 6। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन है x + y = 5। उसका भी एक डब्बा बना लीजिए, और 3 वैल्यूज लेना है, x और y। एक वैल्यू हमेशा फिक्स है, जो हमारा आंसर है 3 और 2। अब देखिए, यहाँ पर हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं, दो नंबर को ऐड करें तो 5 आना चाहिए। ओके। तो अगर आप 1 लेते हैं तो y क्या होगा, 4 होगा, 1 + 4 5। और अगर आप x4 लेते हैं तो y क्या होगा, 1, 4 + 1 5। मतलब यहाँ पर आप x और y की वैल्यू क्या लोगे जिससे एडिशन 5 आए, बहुत आसान है। एक बार 1 ले लीजिए तो y 4 हो जाएगा, और एक बार x को 4 ले लीजिए तो y 1 हो जाएगा। इट्स ईजी। दो बॉक्स बन गए हमारे पास। अब ये दो वैल्यूज को लेके हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यूज हैं, देख लीजिए। हमारे पास ये वैल्यूज हैं 3 2 0 8 1 6, पहले इक्वेशन के। ठीक है। तो 3 2 0 8 1 6। तो चलिए पहले हम x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 2 आ रही है। उसके बाद x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 8 है। और उसके बाद x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 6 है। तो ये देखिए यहाँ प्लॉट हो गया है। x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 2 है। कैसे 2, देखिए ग्राफ में सर, ये आपका 0, ये 1 और ये 2। ओके। यहाँ देखिए,
एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 2 है। एक 3, 2 का पॉइंट हो गया। फिर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 8 है। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 8 है। और एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 6 है। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। अब दूसरा जो हमारे पास एक और है टेबल। वहाँ एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, फिर ऐसे ही एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1। तो आप देख सकते हैं ये ये ऑरेंज कलर में फर्स्ट 3 और 2 ये कॉन्साइड हो गया, देखिए। ठीक है ना। 3, 2 ऊपर वाले में था, नीचे वाले में भी है। यही हमारा आंसर है। और एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 4, और एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 1। 0 और 2 के बीच में 1 आएगा ये। ओके। अब अगर हम इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो कैसे दिखता? देखिए इसी पे लाइन ड्रॉ होगा। 2x + y इक्वल टू 8। सी, जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट्स थे ये यहाँ मेंशन करा दिए क्लियरली। ये जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट्स थे वहां से लाइन गुजर गई। अब नेक्स्ट लाइन जो होगी वो यहाँ, यहाँ और यहाँ से होते जाएगी। x + y इक्वल टू 5। सी, तो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? ये 3, 2 में, यही हमारा आंसर है। ओके, ये 3, 2। तो इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, पॉइंट्स को सही प्लॉट करते हुए। अगला क्वेश्चन है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ फर्स्ट n terms is 210 and sum of first n-1 terms is 171. If the first term of the arithmetic progression is 3, then find the arithmetic progression and find its 20th term. तो ये क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35, in arithmetic progression the sum of first n terms, sum of first n terms means Sn 210 है, and sum of first n-1 terms, n-1 term 171 है, और फर्स्ट टर्म दे रखा है 3। आपको पूछ रहा है AP, और क्या पूछ रहा है? 20th टर्म मतलब 820। 20th टर्म मतलब 820। सो इट्स इजी। हमारे पास एक फॉर्मूला है, AN इज इक्वल्स टू SN-SN-1। यहाँ से AN इज इक्वल्स टू SN इज 210 माइनस SN-1 इज 171, क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से आपको AN आ जाएगा 9 और 39। ओके। नाउ अब हम निकाल लेंगे दूसरे वैल्यूज। तो हमारे पास AN का फॉर्मूला है, AN इज इक्वल्स टू A + n-1 × D। AN इज 39, A वैल्यू इज 3। ओके।
प्लस यहाँ से नहीं आएगा ये, और हमको दूसरा ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एस एन इज 210। एस एन फॉर्मूला इज n/2 a+an इज इक्वल्स टू 210। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 उधर चले जाएगा। a इज 3 गिवन इन द क्वेश्चन। an वैल्यू इज 39, हम निकाल लिए हैं। इज इक्वल्स टू 210 × 2, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर गया। n × 42 इज इक्वल्स टू 420। यहाँ से आपको n आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 420 / 42। 42 वन ज़ा 42 टेन ज़ा, तो n इज इक्वल्स टू आ गया 10। नो, n की वैल्यू आ गई है, अब आप d निकाल सकते हैं इजीली। an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an इज इक्वल्स टू a+n-1 × d। an की वैल्यू है 39, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3, n की वैल्यू हमने निकाल ली है 10 - 1 d। यहाँ से ये हो जाएगा 39 - 3 इज इक्वल टू 10 - 1 9 d। यहाँ से इसको उल्टा लिख लीजिए, 9d इज इक्वल टू 39 - 3 36। d इज इक्वल टू 36/9, 9 वन ज़ा 9 फोर ज़ा, सो d इज इक्वल टू 4। तो हमारा d आ गया। क्वेश्चन में क्या है, एपी निकालना है। ए और अब ए की वैल्यू मालूम है, डी की वैल्यू मालूम है, तो आप एपी निकाल सकते हैं। तो चलिए एपी निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 3 है, तो नेक्स्ट टर्म मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी को प्लस करना। 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15 एंड सो ऑन। और दूसरा क्वेश्चन है A20 पूछ रहा है, 20th टर्म। हमको मालूम है, इसको हम लिख सकते हैं a+19d। ओके, तो ए की वैल्यू है आपका 3 + 19, डी की वैल्यू है 4, तो 3 + 76, ये हो गया आपका 79। खत्म। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ n sides is n-2 × 180 if the interior angles of a pentagon are in the arithmetic progression and its least angle is 72 degree, then find all the interior angles of the pentagon। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ये, और में है ये। क्वेश्चन में दे रखा है SN, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, ठीक है, ऑफ n साइड्स। SN दे रखा है n-2 × 180। फिर बता रहा है इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन है हमारे पास जिसके 5 साइड होते हैं, और सबसे छोटा एंगल जो है उसका वो है 72 डिग्री, लीस्ट, उसको हम ए मान लेंगे। तो हमको बाकी सारे एंगल्स पूछ रहा है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमको मालूम है कि पेंटागन में 5 साइड है, मतलब n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 5। तो S5, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, S5। तो 5 - 2, ऊपर जो इक्वेशन दिया है उसमें n की वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो 3 × 180। यहाँ से मुझे मिल गया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, मतलब 72 प्लस बाकी के 4 एंगल को प्लस करूंगा तो मुझे 540 मिलेगा। इतना मालूम हो गया।
अब हमारे पास फॉर्मूला देखो, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये है एस एन मीन्स एन की वैल्यू 5 है क्योंकि 5 साइड है कि नहीं। 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एस फाइव क्या है, 540 हमने ऊपर निकाला है, ये 5/2 ऐसे ही रहने दो। ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म हम, फर्स्ट जो नंबर है वो हम 72 मान लेते हैं क्योंकि लीस्ट है, सबसे छोटा है वो। और एन 5 साइड है, 5 - 1, यहाँ से डी अननोन वैल्यू है। इसको काट दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 0 = 0, 5 × 8 = 40। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 108, 108, 72 × 2 = 144 प्लस 4d। यहाँ से × 2, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 216 माइनस 144 इज इक्वल्स टू 4d। तो उल्टा लिख लीजिए, 4d इज इक्वल्स टू 216 माइनस 144। यहाँ से d इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो 27 डिवाइडेड बाय 4, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। तो d इज इक्वल्स टू 18 आ गया। अब हमको मालूम है पूरे के पूरे 5 एंगल एपी में हैं। तो फर्स्ट एंगल, ऑल एंगल्स, फर्स्ट एंगल 72 है, एपी में है, और कॉमन डिफरेंस प्लस करके हम नेक्स्ट एंगल निकाल सकते हैं। तो 72 नेक्स्ट 18 प्लस करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर 90 में 18 प्लस करेंगे तो 108 आ जाएगा। फिर 108 में 18 प्लस करेंगे तो 126 आ जाएगा। और 126 में 18 प्लस करेंगे तो 144 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस पे है। In the figure, the poles AB and CD of different heights are standing vertically on a level ground. From a point P on the line joining the foots of the pole on the level ground, the angle of elevation to the top of the pole are found to be complementary. The height of CD and the distance PD are 20√3 and 20 meter respectively. If BP is 10 meter, then find the length of the pole AB and the distance between AC between the top of the pole. तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है, इसको अगर हम करने जाएंगे तो ये अच्छी बात है, इसमें फिगर दे रखा है। ठीक है, जनरली फिगर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स में, पहली चीज़। दूसरा चीज़, यहाँ हमको बताया गया है कि यहाँ पर दो एंगल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। वो दो एंगल क्या हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। और ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब दो एंगल का सम 180 हो, सॉरी 90 हो, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोज आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल का सम 90 हो तो हम बोलते हैं दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जब दो एंगल का सम 180 आ रहा हो तो हम बोलते हैं दोज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ ये फिगर है आपका, और हमको बताया जा रहा है कि देखिए कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर फाउंड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, देखिए इस पॉइंट पी से इस पोल के टॉप को देख रहे हैं, और इस पॉइंट पी से इस पॉइंट ए जो टॉप है उसको देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, और यहाँ पर ये हो गया। इन दोनों का सम 180 है, सॉरी 90 है। तो इसका मतलब एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 90।
मैं ये मान लेता हूँ, चलो लेट एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू थीटा। इसे थीटा एज्यूम कर लेता हूँ। तो थीटा प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से एंगल सी पी डी इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके। नाउ ये हमारे पास आ गया 90 माइनस थीटा, और ये हमने एज्यूम किया था। नाउ इन ट्रायंगल सी पी डी, ये वाला ट्रायंगल देखिए, सी पी डी, tan 90 माइनस थीटा, वो होता है क्या, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। मतलब सी डी डिवाइडेड बाय पी डी। व्हाट इज सी डी? सी डी इज 20 √3, एंड व्हाट इज पी डी? पी डी इज 20। 20 वन जा 20 वन जा, tan 90 माइनस थीटा हमको मालूम है, ये होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज √3। अब कब कॉट थीटा √3 होता है? तो ये तो वैल्यूज याद होने चाहिए आपको। कॉट थीटा √3 होता है कॉस 60 मीन्स कॉट 60, कॉट 30 विल बी √3, क्योंकि कॉट 30 मतलब कॉस 30 बाय साइन 30। कॉस 30 इज √3/2, तो ये हो जाएगा कॉट 30। इसका मतलब रिमूविंग कॉट फ्रॉम बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके। तो थीटा 30 आ गया, इसका मतलब एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और 90 माइनस थीटा कौन सा? वो सी पी डी। सी पी डी दैट इज 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा 90 माइनस 30, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके। एंगल्स तो आ गए हमारे पास। एंगल्स आने के बाद अब हम निकालेंगे जो क्वेश्चन मार्क है, इन ट्रायंगल ए पी बी, छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी बी। वहां भी हम tan यूज करेंगे। tan थीटा बराबर होगा ए बी बाय बी पी। तो tan थीटा मालूम है। tan थीटा क्या है? थीटा क्या है? 30 डिग्री है। ए बी इज क्वेश्चन मार्क एंड बी पी इज 10। tan 30 क्या होता है? 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी बाय 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको आ जाएगा ए बी √3 इक्वल टू 10। दिस एम्प्लॉयज ए बी इज इक्वल्स टू 10/√3। नीचे रैशनल नंबर नहीं रहना, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। 10/√3 इंटू √3/√3, ये हो जाएगा 10 √3। √3 इंटू √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, आपको मिलेगा 10 √3/3 यूनिट्स। ए बी आ गया। अब ए सी निकालना है। ए सी निकालने के लिए देखो, पहले हमको एंगल ए पी सी निकालना पड़ेगा। ये वाला एंगल क्या है? अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे एंगल का सम 180 होता है, ठीक है ना? इसका मतलब 90 माइनस थीटा प्लस एंगल ए पी सी प्लस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 180। माइनस थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 90। इसका मतलब ट्रायंगल ए पी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
therefore triangle APC is a right angle triangle। और जो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हाइपोटेनस कौन सा होगा? AC होगा, और उसके लिए हमको AP चाहिए और PC चाहिए। AP मालूम नहीं है, PC मालूम नहीं है, तो AP निकाल देंगे। तो इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, AP निकालने के लिए मैं यूज करता हूँ cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, मतलब BP बाय AP। व्हाट इज थीटा हियर? cos 30 डिग्री। BP 10 है और AP नहीं मालूम। नाउ व्हाट इज cos 30? cos 30 इज √3/2 इज इक्वल्स टू 10 बाय AP। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AP √3 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ से AP आ जाएगा 20/√3। सिमिलरली इन ट्रायंगल PCD या CPD, बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल जो है, ये ये ट्रायंगल CPD, यहाँ पर भी मुझे PC निकालना है। AP तो हम निकाल लिए, अब यहाँ पर भी PC निकालना है। PC निकालने के लिए फिर हम लेंगे tan 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस लेंगे। cos ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज cos 60 डिग्री, है ना? सीधा लिख देते हैं, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस इज PD बाय हाइपोटेनस PC। cos 60 इज 1/2, PD इज 20, PC है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा PC इज इक्वल्स टू 40। PC आ गया। अब हमको AC निकालना है। AC पाइथागोरस थ्योरम, AC क्योंकि हाइपोटेनस है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AP आया हमको ऑलरेडी यहाँ पर 20/√3 होल स्क्वायर प्लस PC इज 40, तो 40 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400/√3 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 1600। ओके, नाउ हमारे पास आया है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400/√3 का स्क्वायर प्लस 1600। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 बाय, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, 3 प्लस 1600। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, 400 प्लस 16 3 ज़ा 4800। इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5200 डिवाइडेड बाय 3। AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5200 डिवाइडेड बाय 3। AC इज इक्वल्स टू 52 इंटू 100, 52 को लिख सकते हैं आप, फैक्टर निकालो 52 का। Today, we are going to see basic proportionality theorem 13 or 4 52, Thales 2 theorem. 2 It is also 4, called 2 BPT. 1 2, BPT stands for 13 into Basic 2 into 2। Proportionality Theorem. और अब इस थ्योरम को शुरू करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत कुछ मिस जरूरी हो रहा है। है, उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप जान लेते हैं तो पूरा थ्योरम बहुत ही आसान हो जाएगा। सो लेट्स देखते बिगिन। हैं। सो फर्स्ट और वन 100 हियर का 10 into 10 is we should know about area डिवाइडेड बाय of 3। triangle. Okay. AC Now, इज as we इक्वल्स know, टू, area of देखिए triangle स्क्वायर रूट का पेयर बन गया, formula is half into तो 8 base 2 into बाहर आएगा और corresponding 10 बाहर altitude. आएगा।
तो ये आंसर बहुत सारे बचेगा रूट बच्चों में 13 मिसकॉन्सेप्शन है कि और वो रूट एरिया 3। ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू नीचे बेस रूट्स इंटू नहीं हाइट रहना, सीधा बोल देते हैं, पर वो तो आप क्या पूरी करोगे, तरीके इसको से रूट करेक्ट 3 से नहीं है। मल्टीप्लाई ओके, और डिवाइड कर करेक्ट है दोगे, पर पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो का आ जाएगा फॉर्मूला होता है 20, हाफ इंटू बेस इंटू 13 3 करस्पॉन्डिंग 39 अल्टीट्यूड। अब ये करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड डिवाइडेड क्या बाय है रूट 3 टू हम स्क्वायर देखेंगे। 3। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये गिवन ये AC ट्रायंगल आ है, गया। ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए इन बी दिस वे सी यू हैव टू डू ऑल द और इस ट्रायंगल प्रॉब्लम्स। के तीन साइड्स हैं ए बी, ओके, बी सी और ए सी। और उसी तरीके से इस ट्रायंगल में तीन अल्टीट्यूड्स भी खींचे गए हैं। ओके, तीन एल्टीट्यूड्स कौन कौन से हैं, ए एम, बी एल और सी के। तो अगर मैं इन तीनों साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को ये एज्यूम करूं कि ये तीन बेसेस हैं जिन पे ये तीन एल्टीट्यूड्स खींचे गए हैं, तो हमारे पास तीन बेस हो जाएंगे, बेस ए बी, बेस बी सी और बेस ए सी। और उन तीनों बेसिस पे खींचा गया हाइट या यू कैन से एल्टीट्यूड वो हो जाएगा ए एम, बी एल और सी के। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं बेस बी सी एज्यूम करता हूं तो हाइट किसको लूंगा। हालांकि यहाँ पर आपके सामने तीन हाइट है, एम भी एक हाइट है, बी एल भी एक हाइट है और सी के भी एक हाइट है। ओके, सो विच हाइट यू विल कंसिडर। सो आंसर आता है इसमें, इस फॉर्मूले में ही वो मेंशन है करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड या फिर यू कैन से करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब अगर मैं बेस बीसी एज्यूम करता हूं तो बेस बीसी पे खींची गई हाइट, ओके, एंड दैट इज नथिंग बट ए एम। उसी तरीके से अगर मैं बेस एसी एज्यूम करता हूं तो बेस एसी पर खींची गई हाइट दैट इज बी एल। और अगर मैं बेस ए बी एज्यूम करता हूं तो बेस ए बी पर खींची गई हाइट दैट इज सी के। तो अगर मुझे फॉर्मूला लिखना होगा इस फॉर दिस ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल, सो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अगर मैं बेस बी सी एज्यूम करूँ तो आई विल राइट हाफ इंटू बेस बी सी इंटू ए एम दैट इज हाइट। Similarly, if I will take the base AC, so I will write half into AC into BL. If I will take base as AB, I will write half into AB into CK. Let's do some questions here to understand this correctly. First फॉर्मूला लिखा है हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम। तो क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है, चेक कर लेंगे। बेस बी सी एंड हाइट इज एम, यस इट इज करेक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, हाफ इंटू बी सी इंटू बी एल। बी सी तो बेस है पर बी एल हाइट उस पर नहीं खींचा गया, बी एल जो हाइट है वो ए सी पे है, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, थर्ड वन पे आते हैं, हाफ इंटू ए बी इंटू बी एल। ए बी बेस में एज्यूम कर रहे हैं तो हाइट बी एल, ना ना ना, हाइट ए बेस ए बी पे हाइट जो है वो सी के है ना कि बी एल है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं, हाफ इंटू ए सी इंटू बी एल। लेट्स सी वेयर इज ए सी, देयर इज ए सी, ए सी यहाँ पर है आपको। ओके, ये है ए और ये सी, ए सी, ए सी पे हाइट है आपका बी एल, यस बी एल इज करेक्ट। सो ये फॉर्मूला करेक्ट है। सो come to the next one, the fifth one, half into AB into CK. Where is AB? Let's see. This is AB. A and B, कर्सर को देखिए, ए बी इंटू सी के, यस सी के इसी पर हाइट खींची गई है, सो हाफ इंटू ए बी इंटू सी के, ये भी करेक्ट है। लास्ट वन, हाफ इंटू बी सी इंटू सी के, हाफ इंटू बी सी, बेस बी सी और सी के ये हाइट नहीं है, बी सी पे जो हाइट है वो ए एम है। ओके, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। So I hope it is clear now. The formula is area of triangle is equals to half into base into corresponding altitude. ये मालूम होना चाहिए। Now you can see the triangle ABC. आपके सामने तीन ट्रायंगल, सॉरी एक ट्रायंगल है ए बी सी, और थोड़ा मैंने सी ए को प्रोड्यूस कर रखा है और बी ए को प्रोड्यूस कर रखा है आगे की तरफ। अब अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला इज सेम, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए मुझे बेस बीसी पे अल्टीट्यूड खींचना है, ओके, तो बहुत आसान है, सीधा ए से मैं बीसी पे अल्टीट्यूड खींच दूंगा और 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। बट अगर मुझे पॉइंट सी से, तो ये बेस बीसी करस्पॉन्डिंग है एडी, ओके, नाउ अगर मुझे पॉइंट सी से ए बी की तरफ अल्टीट्यूड खींचना है, तो आपका जो अल्टीट्यूड है वो ए बी पे नहीं आ रहा, देखिए ए बी पे 90 डिग्री नहीं दिख रहा है ना, 90 डिग्री नहीं दिख रहा। अब अगर मैं एक और लाइन खींचता हूँ ऐसे ही, तब भी 90 डिग्री नहीं दिख रहा। तो ए सी से ए बी पे अल्टीट्यूड आएगा कहाँ, तो ये आएगा बाहर। ओके, ये आएगा बाहर। तो बेस ए बी होगा लेकिन हाइट जो होगी वो सी ई होगी। ओके, बेस ए बी होगा और हाइट क्या होगी, सी ई। अगर मुझे एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिखना होगा और मुझे बेस ए बी एज्यूम करना होगा, तो आई विल राइट हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट इज सी ई, क्योंकि वो बाहर है। ओके, नो नेक्स्ट वन, इसी तरीके से अगर मुझे बी से ए सी पे अगर मुझे खींचना है एल्टीट्यूड, तब भी वो ए सी पे 90 डिग्री नहीं बना रहा। कंडीशन 90 डिग्री बनाना जरूरी है, तो अब ये कहाँ पर आएगा, बी से ए सी पे बेस, अगर मैं सी ए को बेस एज्यूम करूँ तो
मेरा जो लाइन होगा, परपेंडिकुलर लाइन कहाँ ड्रॉ होगा? तो ये ड्रॉ होगा बाहर। ठीक है। तो ये अगर फॉर्मूला लिखना होगा मुझे इस ट्रायंगल का एरिया का, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू ए सी इंटू बी एफ। तो तीन तरीके से मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक। नाउ अब एक और कॉन्सेप्ट जो जानना जरूरी है, दिस, एज यू कैन सी देयर आर टू देयर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हियर। ओके। पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए गए हैं। एक ट्रायंगल है ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है। तो इस दोनों में खास बात क्या है कि दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो एक ही है, दैट द बेस इज ए बी। इसी तरीके से अगर मैं एक और फिगर देखिए, तो उसमें भी बेस ए बी पे दो ट्रायंगल ड्रॉ किए गए हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। और द सेम वे हियर, सेम बेस पे चार ट्रायंगल ड्रॉ किए गए हैं। ओके, वन इज रेड इन कलर लाइन, सेकंड वन इज ग्रीन, थर्ड वन इज ब्लू एंड फोर्थ वन इज पर्पल। चार ट्रायंगल्स ड्रॉ किए गए। ओके। और द सेम वे यहाँ सेम बेस ए बी पे तीन ट्रायंगल्स हैं, एक ब्लूइश पर्पल यू कैन से, वन इज लाइट ग्रीन, अनदर वन इज पिंक। तो इसमें खास बात क्या है कि अगर ट्रायंगल्स सेम बेस पे बनाए गए हैं, अभी चारों फिगर में देखिए ट्रायंगल्स जो हैं सेम बेस पे बनाए गए हैं, इन बिटवीन द सेम पैरेलल, दो पैरेलल लाइन के बीच में ही बनाए गए हैं। तो ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया जो होता है वो सेम होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया किसके बराबर होगा? ट्रायंगल ए बी डी के एरिया के बराबर होगा। और फिर उसका एरिया ट्रायंगल ए बी ई के बराबर होगा। तो तीनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दे आर ड्रॉन इन बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। Let's see one video regarding this. So there are four street lights are there. Okay. What we come up with. Consider there are two poles on both the sides of this road. And let's draw two triangles by joining these poles. So by looking at the diagram, can you tell me what is common between these two triangles? They have a common base, right? One more thing is common between them. Height. Height is also common because if we see the boundary of the road, they form parallel lines. And we know that the distance between two parallel lines is always constant. Therefore, height and base is same for these triangles. So when we calculate area, we use the formula half into base into height. Since height and base are equal for both the triangles, so its area will also be equal. Now, what does this imply? It implies when two triangles are drawn between two parallel lines with same base, then their areas are equal. Let's try some other combination of triangles and see what we learn through this example. Now consider a single light pole on one side and three light poles on the other side. Again, we draw two triangles. So now can you tell me what is common between them in terms of base and height? Yes, height will be common. And what about base? Here, base are different for both the triangles. If we notice a diagram, we can easily make out that we have split a triangle into two by joining a line. Here, we don't even need two parallel lines to show that these triangles have equal height. So the conclusion is, if we draw two triangles by splitting a triangle, then height of all the triangles will be equal. And when we find the area of these triangles, area will not be equal, but ratio of their area will be equal to ratio of their bases. Because when we take the ratio of areas, the constant value 1 by 2 and the height will get cancelled. And the remaining thing will be the ratio of the bases. Friends, in this session, we are going to use these properties of triangle and introduce a new property of a triangle. So without taking too much of time, let's see what we are going to derive. We are going to prove that if a line is drawn parallel to one of the sides of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. So we have to see one concept: triangles drawn between the same base and between the same parallel are equal in area। ये concept हमारे दिमाग में होना चाहिए। और दूसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। ये दो कॉन्सेप्ट अगर पक्के हैं तो ये थ्योरम कुछ भी नहीं है। लेट्स सी फर्दर। सो वी हैव the statement: if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. Okay, so अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है पैरेलल एक ट्रायंगल की एक साइड से, तो वो लाइन क्या होगी? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। वो लाइन जो है जो पैरेलल ड्रॉ की गई वो ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे।
तो वो जो पॉइंट वो जो पॉइंट्स हैं वो क्या करेंगे, ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे. फॉर दैट लेट्स ड्रॉ द ट्रायंगल. So in triangle ABC, this triangle ABC, we have to draw a parallel line here, that is DE parallel to DC. Okay, so DE parallel to BC. So the first part of this theorem is given. Next part is to prove. क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है AD by BD is equal to AE by EC. That is the last, you can say in the statement. सेकेंड लाइन जो है देन के बाद, देन द अदर टू साइड्स, दो साइड कौन कौन से, ए बी और ए सी, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, बट जाते हैं. कैसे बट रहे हैं? ए बी और बी डी में बट रहे हैं, और ये ए ई और ई सी में बट रहा है. ठीक है ना, दो साइड बट रहे हैं. अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, दो साइड जो हैं दे आर डिवाइडिंग. कैसे बट रहे हैं वो, ए डी बी डी, यहाँ पर ए ई ई सी, इन द सेम रेशियो. अगर उनका रेशियो निकाला जाए तो क्या होगा, वो सेम होगा. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन. दो माइनर कंस्ट्रक्शन है इसमें. पहला काम करना है आपको, ज्वाइन बी ई एंड सी डी. बी और ई को ज्वाइन कर दीजिए, इसी तरीके से सी और डी को भी ज्वाइन कर दीजिए. नेक्स्ट, ड्रॉ एन ई परपेंडिकुलर टू ए बी, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी. कैसे? ये आपका एन ई परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये आपका एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी. ये कंस्ट्रक्शन करना है. तो ये एक पार्ट हो गया आपको. अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं प्रूफ. उसमें वो दो कॉन्सेप्ट जो अभी जस्ट हमने देखा वो यूज होने वाला है. ओके, बी रेडी. नेक्स्ट, दिस इज द ट्रायंगल. ओके, थोड़ा कलर कर दिया हम इसको. अब इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को मैं अलग करता हूँ. ठीक है, इस ट्रायंगल को अलग कर देता हूँ मैं. अब इसको थोड़ा सा अगर मैं घुमा दूं तो घूमने पे आप देख सकते हैं कि बेस क्या होगा, ए डी, और हाइट हो जाएगी ई एन. और इसके साथ एक और ट्रायंगल ये वाला, उसको भी अलग कर देता हूँ. इसे भी थोड़ा सा घुमा देते हैं. ठीक, तो यहाँ पर बेस हो जाएगा बी डी और हाइट हो जाएगी सेम ई एन. चलिए प्रूफ देखेंगे. ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ई डी और ट्रायंगल बेड, एड और बेड. एड और बेड में फॉर्मूला हमारे पास है हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. सो लेट्स सी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी निकालना होगा तो हाफ इंटू बेस इज ए डी एंड हाइट इज ई एन. तो ए डी किधर है, यहाँ है. और हाइट क्या है, ई एन. ई एन किधर है, इधर है. फर्स्ट हो गया. कम टू सेकंड, बेड. बेड पे आइए. बेड पे आएंगे तो आप देखेंगे बेस क्या है उसका, बी डी, और ये बी डी किधर है, यहाँ है. और हाइट ई एन. ई एन किधर है, यहाँ है. ओके, अब क्या करना है, ये दो इक्वेशन को डिवाइड कर दो. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2. और जब डिवाइड करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे. अब देखो ऊपर नीचे कुछ सेम दिख रहा है आपको. यहाँ कर्सर देखिए, ये जो 1/2 नीचे ऊपर भी है और 1/2 नीचे भी है. इसी तरीके से ई एन ऊपर है, ई एन नीचे है. कट कर दो इसको, हाफ हाफ कैंसिल कर दो, ई एन कैंसिल कर दो. क्या बचेगा, ए डी बाई बी डी, उसको लिख लो. इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम थर्ड. ठीक, अब आइए नेक्स्ट. फिर ट्रायंगल अलग करिए, लेकिन इस बार क्या है, हाइट हमने अलग ले लिया. हाइट हमने ले लिया है डी एम. ओके, और इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं आपकी आसानी के लिए. ओके, और एक और ट्रायंगल है. कौन सा ट्रायंगल, ये वाला. इसे भी जरा घुमा देते हैं आपकी आसानी के लिए. चलिए, घूम गया. अब फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे दोनों का. ये हो गया एड और सेड. तो अब देखिए दोनों में ऐड कॉमन था, पहले वाले में भी ऐड था, दूसरे वाले में भी ऐड है. ओके, अब फार्मूला तो मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. तो पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड, लेकिन इस बार क्या है, बेस अलग हो गया, हाइट सेम है. सॉरी, हाइट बेस ए ही है और हाइट जो है वो अलग है, डीएम. तो हाई बेस इज ए एंड हाइट इज डीएम. नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल सेड सीईडी, बेस इज सीई. ओके, सीई किधर है, यहाँ है.
और हाइट कौन सी होगी, डीएम। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ। डिवाइड कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एड बाय सेड। क्या कैंसिल होगा, सेम पहले जैसा, हाफ हाफ उड़ा दो, डीएम डीएम उड़ा दो। ठीक, क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एड बाय सेड इज एई बाय सीई। ओके, सो नाउ वी हैव दिस ट्रायंगल। ये अभी दो लाइन्स मैंने खींच दिए हैं आपके समझाने के लिए। ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे पास दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो हम पहले देखे, ट्रायंगल्स ड्रॉन बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो ये दो को अलग कर देते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। जब घुमाएंगे तो आप देखोगे कि ट्रायंगल्स का सेम बेस है एंड दे आर ड्रॉन इन बिटवीन द सेम पैरेलल। जब ऐसा ड्रॉ किया जाता है दो ट्रायंगल को जिसका सेम बेस हो और पैरेलल लाइन के बीच में बनाया गया हो, तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सेड। बीईडी इज इक्वल टू सीईडी, एरिया ऑफ बीईडी इक्वल टू एरिया ऑफ सीईडी। तो अब इक्वेशन 3 देखिए ऊपर है, इक्वेशन 6 देखिए और इक्वेशन 7 देखिए। इस तीनों से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी के बराबर है, तो जहां जहां बीईडी है वहां हम सीईडी लिख सकते हैं, करेक्ट। जहां जहां बीईडी है वहां हम सीईडी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे अब ये मैं इसको अलग कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी हाईलाइटेड है, देखिए। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 7, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी दोनों सेम है। इसका मतलब बीईडी के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सीईडी, करेक्ट। अब दो देखो, ये दो इक्वेशन को जरा ध्यान से, ये दोनों सेम हो गए हैं, है नहीं। जब ये दोनों सेम हो गए इसका मतलब ये जिनके बराबर हैं वो भी सेम हो जाएंगे। इफ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशन यू कैन इजिली गेट AD by BD is equals to AE by CE. This is the proof of the theorem. Let's see once again in a different fashion. Okay, हम थोड़ा सा इसको अलग फिर से देखते हैं, लेकिन इस बार अलग तरीके से। थोड़ा सा सेम ही है, बस हम फिगर को मर्ज कर रहे हैं। देखिए, क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर से देखिए किस तरीके से ट्रायंगल्स को घुमा के सीधा क्या किया जा रहा है। सी, ये ट्रायंगल है, ये निकला यहाँ से, फिर से देखिए सेम पहले जैसा ही है, बस दो ट्रायंगल्स को वहाँ मिला दे रहे हैं हम, ये, बाकी हर चीज सेम। ताकि आप अब मर्ज करके इस चीज को समझें। तो प्रूफ वही सेम इन ट्रायंगल AED एंड इन ट्रायंगल BED। फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED पे हाइट क्या होगी, EN, बेस क्या है AD, तो बेस इज AD। ओके, एंड हाइट इज EN। ये इक्वेशन हो गया 1। नाउ अनदर ट्रायंगल BED, इस पे बेस, बेस इज व्हाट BD एंड हाइट इज अगेन EN, करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, बाहर खींचेगा, बताया था ना, बाहर। ओके, अब हम क्या करेंगे, वही इक्वेशन 1 2 को डिवाइड करेंगे, जस्ट रिवीजन इट इज। ओके, हम डिवाइड कर लिए, फिर क्या करेंगे, याद है, याद है, हाफ हाफ कैंसिल करेंगे और इसी तरीके से EN कैंसिल करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा ये सेम। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। अब फिर हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे। अब दूसरे ट्रायंगल को ऐसे, ओके, फिर से देखिए, फिर एक वापस जा रहा है, कैसे कहाँ एडजस्ट हो रहा है ये DM अल्टीट्यूड वाला, और उसी को बाहर ऐसा। अब फिर एरिया, जस्ट रिवीजन। ओके, नाउ प्रूफ। प्रूफ, कौन से ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है AED और CED, AED और CED। फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। फर्स्ट वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एड, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED में बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, AE बेस होगा, है नहीं। बेस AE कहाँ है, बेस AE इधर है, बेस AE। फिर हाइट क्या होगी उस पर, DM, कहाँ है DM, इधर है DM। ओके, और नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल सेड, हाफ इंटू
सीई, सी क्या है? बेस। ये यहाँ पर है बेस सीई। और हाइट डीएम किधर है? सेम, वही वही हाइट। तो दो ट्रायंगल की हाइट सेम। क्या करेंगे नेक्स्ट? डिवाइड कर देंगे दोनों को। डिवाइड कर दिए, क्या होगा? हाफ हाफ कैंसिल, डीएम डीएम कैंसिल, एंड द रिजल्ट इज ए बाय सी। सो नाउ, अब तीसरी चीज, ये नीचे का जो हिस्सा है इसको हमको अलग करना है, ठीक है। तो मैं देखो ये ऐसे, तो इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है। और फिर आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो फिगर है ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना। सेम, पहले ये पहले का रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट इन डिफरेंट वे। पैरेलल लाइन के बीच में है, तो हम क्या करते हैं, ये हिस्से को थोड़ा सा हटा देते हैं। अब क्लियर विजिबल हो गया ये। ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। सेम बेस डीई पे दो ट्रायंगल्स ड्रॉ हुए हैं, कौन से? ट्रायंगल सेड और ट्रायंगल बेड। तो ट्रायंगल्स ड्रॉन बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी दोनों हो जाएगा सेम। दैट विल बी इक्वेशन 7। ओके, नाउ ये हमारा पहला इक्वेशन था, याद है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इक्वल टू एडी बाय बीडी, और एईडी बाय सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी इक्वल टू एई बाय सी। ये तो पहले हम करें, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड था, ये इक्वेशन सिक्स था। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन थर्ड, सिक्स और सेवेंथ को देखेंगे। तो अगर देखा जाए तो बीईडी और सीईडी दोनों सेम है, इसका मतलब मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसे? बीईडी के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ? सीईडी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि दोनों सेम है। क्वेश्चन सेवन बोल रहा, इक्वेशन सेवन क्या बोल रहा है? बीईडी और सीईडी का एरिया सेम है, तो बीईडी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सीईडी लिख सकता हूँ। ओके, अब इसका मतलब क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी ये किसके बराबर है? एडी बाय बीडी के बराबर भी है और एई बाय सीई के बराबर भी है। जैसे तुम्हारी हाइट तुम्हारे एक दोस्त के बराबर है, और तुम्हारी ही हाइट तुम्हारे दूसरे दोस्त के बराबर है। इसका मतलब तुम्हारे वो दो दोस्तों की हाइट भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब एडी बाय बीडी विल बी इक्वल टू व्हाट? एई बाय सीई। सच इजी थ्योरम। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे।